गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं सोनू। आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कल तक हमने क्या देखा था? कल का जो क्लास था वो सेल का था। क्या था? बायोलॉजी में हमने जूलॉजी स्टार्ट किया है और उस जूलॉजी में जो है कि हम किसके बारे में देखे थे? सेल यानी कि कोशिका के बारे में, जिसका बायोलॉजिकल नेम हमने साइटो बोला था। और जो उसका अध्ययन करेगा वो साइटोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। यानी कि सेल का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। तो देखिए कि कल तक हमने इसके बारे में कुछ कुछ ऊपर ऊपर देख लिए थे। अब हम आज जो है ना कि इसके अंदर की बात करेंगे, यानी कोशिकांग के बारे में, यानी कोशिका का अंग। किसके बारे में? सेल के अंग के बारे में, यानी पार्ट ऑफ सेल के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी जो है कि चीजें हैं और उसको जो है कि बताएंगे कि इसका काम क्या क्या है, यानी कि किस चीज का काम क्या है, यानी किस भाग का काम क्या है। तो कल तक हमने देख लिया था। हाँ, एक बात अब जरूर याद रखेंगे, एक बात याद रखेंगे। लोग सोचते हैं, देखिए, कामयाब होना जो है ना ये बड़े लोगों का खेल नहीं है। कामयाब होना ये बड़े लोगों का खेल नहीं है। कामयाब होना ये तो बच्चों का खेल है। किसका खेल है? बच्चों का खेल है। अगर आप मान लेंगे कि कामयाब होना बच्चों का खेल है तो क्या होगा? कामयाब होना बच्चों का खेल है तो आप अगर मान लिया कि अगर आप मान लेंगे कि कामयाब होना जो यानी कि सक्सेसफुल होना ये बच्चों का खेल है तो क्या होगा? आप सक्सेसफुल हो जाओगे। क्या होगा? आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो आप जो है ना कि मन लगा करके पढ़ाई कीजिए और एकदम गौर से 100% और बिना वीडियो को स्किप किए देखेंगे ना, आपको एक बार में ही देखिए, पढ़ना तो बहुत सब पढ़ता है लेकिन वैसे नहीं पढ़ना है। पढ़ना कुछ इस प्रकार से है कि एक बार देखें और आपको हमेशा के लिए याद हो। पढ़ लेने के लिए देखिए, टॉपिक तो खत्म हो जाता है, इंडियन मैप खत्म हो गया, लेकिन पढ़ लेने से कोई फायदा थोड़ी है कि देखते गए कुछ फायदा ही नहीं हुआ। तो ऐसा देखेंगे सोच करके कि एक ही बार हमको देखना है और एक ही बार में हमको ऐसा पढ़ना है ना कि हमेशा के लिए याद हो। तो आप बने रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, पार्ट ऑफ सेल। क्या है? पार्ट ऑफ सेल, कोशिका के अंग के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक कोशिका का आपके पास फोटो बना देता हूं। तो देखिए, ये है कोशिका। ये क्या है? कोशिका है। इसके बाहर वाला यानी कि ये कोशिका झिल्ली है और इसके बाहर मैं बना दे रहा हूं, ये कोशिका भित्ति हो गया। क्या हो गया? कोशिका भित्ति। आप लोग भी बनाते चलेंगे डायग्राम, ताकि आपको जो है कि समझने में आसानी होगी और जैसे जैसे मैं लिखूंगा आप भी लिख लेंगे। तो देखिए, ये जो बाहर वाला भाग है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेल वॉल। ये क्या है? सेल वॉल है। और देखिए, ये वाला जो ब्लैक कलर का है ना, इसको क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। तो ये आपने देखा सेल वॉल, ये है सेल वॉल और ये है सेल मेम्ब्रेन। यानी कि बाहर वाला जो देख रहे हैं आप, इस टाइप का जो है ये आपका सेल वॉल है और ये वाला अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन है। अब देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, गोल्जी बॉडी के बारे में, वैक्यूल्स के बारे में, सेंट्रोसोम के बारे में, लाइसोसोम के बारे में बताएंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद आप देखिए राइबोसोम क्या है इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? न्यूक्लियस के बारे में। तो देखिए कि आपको जो है कि सेल के अंदर हम इतनी चीजों को अभी के क्लास में हम बताएंगे। यानी अभी के क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, इन सभी के बारे में अब हम सीखेंगे। तो देखिए, आप गौर से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले सवाल ये पूछता है कि ओवरऑल पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका और ओवरऑल पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका। फिर सवाल यह होता है कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका और मानव में सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, यह भी पूछता है। तो देखिए, मैं लिख देता हूं कि ओवरऑल पूरी दुनिया में अगर सबसे छोटी कोशिका बोला जाएगा ना तो वो माइकोप्लाज्मा की होती है। किसका होता है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी क्या है? सबसे छोटी कोशिका है। देखिए, ओवरऑल पूरी दुनिया में, अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो माइकोप्लाज्मा जो है ना ये सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका पूरी दुनिया में माइकोप्लाज्मा की, और सबसे बड़ी कोशिका वो होता है ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग के अंडा, ऑस्ट्रिच। देखिए, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है सबसे बड़ी कोशिका, सबसे
बड़ी कोशिका। तो देखिए कि सबसे बड़ी कोशिका जो है ना वो किसका होता है, ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अब आपको ध्यान में रखना है कि शुतुरमुर्ग के जो अंडे हैं ना उसके जो है 170 mm का होता है। कितना होता है, 170 mm का होता है। 170 mm का शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो 170 mm का होता है। और दुनिया में सबसे बड़ा सेल, दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो किसका होता है, शुतुरमुर्ग के अंदर, यानी ऑस्ट्रिच का जो एग होता है ना, ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है कोशिका। अगर पूछेगा कि ओवरऑल पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका, यानी कि ओवरऑल पूरी दुनिया में सबसे छोटा जो सेल है ना वो कौन सा होगा, माइकोप्लाज्मा की होती है। किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा। लेकिन जब सवाल ये पूछे कि मानव में सबसे बड़ी और मानव में सबसे छोटी, तो देखिए कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो फीमेल के ओवम की होती है। तो देखिए कि फीमेल, मैं यहां पर लिख देता हूं, फीमेल के ओवम, फीमेल के ओवम की जो होती है ये सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव में, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। और देखिए मेल के स्पर्म, मेल के स्पर्म में होता है सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी, सबसे छोटी कोशिका। तो देखिए आपने देखा कि अगर मानव में देखेंगे, मैं इस साइड की ओर लिख देता हूं, मानव क्या है, मानव, और ये है दुनिया में, क्या है, पूरी दुनिया में। तो देखिए कि यदि आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सबसे छोटी, तो सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा की और सबसे बड़ी जो होती है वो ऑस्ट्रिच की होती है। देखिए ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है यानी शुतुरमुर्ग के जो अंडा होता है वो 170 mm का होता है और सबसे बड़ी हो गई। लेकिन अगर बोला जाए कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका तो वो फीमेल के ओवम की होती है, मानव में सबसे छोटी कोशिका वो मेल के स्पर्म की होती है। किसकी होती है, मेल के स्पर्म की। लेकिन जब सवाल ये पूछे कि सबसे लंबी कोशिका, तो देखिए मानव का जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन में होता है मानव के सबसे लंबी सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र, सबसे छोटी, सबसे जो है कि छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र जो होता है ना, सबसे लंबी, सॉरी, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र जो होता है वो ब्रेन में होता है। किसमें होता है, ब्रेन या स्नायु कोशिका की होती है। देखिए ब्रेन या स्नायु कोशिका। हाँ एक बात आप याद रखेंगे कि ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है। जब हम सेंट्रोसोम बताएंगे तब हम बताएंगे कि ब्रेन में जो है कि सेल डिवीजन क्यों नहीं होता है और क्यों होता है। लेकिन ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है ये भी बताएंगे, कैंसर क्यों होता है ये भी बताऊंगा, और कैंसर कैसे होता है आपको अंदाजा लग जाएगा कि बॉडी में जो है कि कैंसर कैसे फैलता है। तो देखिए आप जो है कि इसको अगर नोट डाउन कर लिए तो अच्छी बात है, और नहीं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इसको मैं मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। अब हम इसके बाद जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताते हैं, तो इसको मिटा देता हूं। देखिए ध्यान से देखेंगे कौन सा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए अब कौन सा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं। किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना इसके बारे में अब हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो है ना इसका काम क्या है। तो देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का काम यह है कि ऊर्जा बनाना। क्या बनाना, ऊर्जा बनाना। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो सबसे ज्यादा हमको ऊर्जा की जरूरत किसकी है, जीभ की और दिमाग की, यानी कि ब्रेन और जो है कि किसका, जीभ का। ब्रेन और जीभ का अभी हमको सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो देखिए कि जब हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, O2 और जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे चीजें, यानी कि कई प्रकार की गैस जो है कि हमारे मुंह के अंदर जाते हैं। लेकिन फेफड़ा का काम क्या है, फेफड़ा उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट करता है जिसकी उसको जरूरत है। तो फेफड़ा जो क्या करता है ना कि फेफड़ा एक टंकी के समान समझिए। फेफड़ा क्या है, फेफड़ा एक टंकी है। जिस प्रकार से हमारे छत के ऊपर टंकी होता है और उससे जो है कि पाइप के माध्यम से वायरिंग किया रहता है, उसी प्रकार से फेफड़ा में जो है ना कि नस का वायरिंग रहता है। नस का, हमारे बॉडी में पूरे नस का वायरिंग है और फेफड़ा क्या है, एक टंकी है। फेफड़ा क्या करता है कि ये ऑक्सीजन को जो है क्या करता है कि इसको जमा करता है, ऑक्सीजन को जमा करता है फेफड़ा। जिस प्रकार से हमारे छत के ऊपर टंकी में पानी जमा होता है मोटर के माध्यम से, उसी प्रकार से समझिए कि हमारे माउथ के माध्यम से जो है ना कि ये फेफड़ा में क्या होता है, ऑक्सीजन जमा होता है। और देखिए जिस प्रकार से आपने देखा कि टंकी जो होता है ना, उस टंकी से जो होता है क्या रहता है, वायरिंग, और उस वायरिंग में उसमें क्या रहता है, पानी रहता है। तो उसके उसी प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो फेफड़ा है ना, इस फेफड़ा में जो होता है ना कि वायरिंग के जगह पर नस जुड़ा रहता है। क्या रहता है,
है? नस। और देखिए उसमें पानी रहता है, अगर आप टंकी देख रहे हैं तो उसमें पानी रहता है, किसमें? नल में। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें नस में ब्लड रहता है, और वही ब्लड क्या करता है ना कि इस ऑक्सीजन को ले जाता है। जैसे देखिए कभी कभी आप सोते होंगे, किसी प्रकार से अगर सो जाते हैं तो हाथ में क्या हो जाता है? झिनझिनी आ जाता है। झिनझिनी आ जाता है कि नहीं? यानी कि हाथ काम करना बंद कर देता है, लगता है कि सूना हो गया है। उसी प्रकार से आप समझेंगे कि अगर क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन है ना, जो हम सांस ले रहे हैं, वहां तक वो उसकी ऑक्सीजन जो है ना वो पहुंच नहीं पाता है। यानी हमारा ब्लड जो है ना उस ऑक्सीजन को वहां तक पहुंचा नहीं पा रहा है, जिसके वजह से हम कभी कभी देखते हैं कि हाथ में झिनझिनी, पैर में झिनझिनी, कमर में झिनझिनी। जहां आपको अगर लगे कि यहाँ पे झिनझिनी हो रहा है तो आपको समझ जाना है कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। इसीलिए लोग क्या करते हैं कि हाथ को इस टाइप से करते हैं ताकि जो है कि ऑक्सीजन आ सके, ताकि ब्लड जो है कि ब्लड का सर्कुलेशन बना रहे और ऑक्सीजन उसके माध्यम से। हाँ, एक बात याद रखेंगे, क्या ब्लड ही लेकर के जाता है? नहीं, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो हीमोग्लोबिन जो है कि ऑक्सीजन को ले जाता है। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमारे जुबान और जो है कि दिमाग की जरूरत है। अगर पैर में हमारे सबसे ज्यादा एनर्जी बन रही है तो वो क्या करता है कि पैर की एनर्जी को ला करके, अगर मान लिया जाए कि पढ़ाते पढ़ाते हमारा जुबान का जो एनर्जी है अगर लॉस कर जाए तो क्या करेगा कि पैर की जो एनर्जी होगी ना उसको लाने का काम कौन करेगा? उसको जो है कि ब्लड के माध्यम से हमारे जुबान के पास आएगा, और वो लाने का कौन काम करेगा? हीमोग्लोबिन। देखिए ऐसे अगर आप देखेंगे तो सेल में जो है ना कि लाने और ले जाने का काम जो करता है वो गोल्जी बॉडी का होता है। किसका होता है? गोल्जी बॉडी का होता है। किसका होता है? गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी मैं जब बताऊंगा तब उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए कि आपने देखा कि माइटोकांड्रिया, तो माइटोकांड्रिया क्या करता है ना कि इस फेफड़ा से क्या करता है कि ऑक्सीजन ले लेता है। क्या लेता है? फेफड़ा से ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या होता है? O2। ऑक्सीजन को क्या हो गया? O2। तो देखिए ऑक्सीजन को ये कौन ले लिया? माइटोकांड्रिया। जब जैसे ही माइटोकांड्रिया ऑक्सीजन को ले लेता है तो देखिए कि माइटोकांड्रिया के पास जो है ना कि एक चक्र चलता है, एक साइकिल चलता है। एक माइटोकांड्रिया के पास एक साइकिल चलता है, और उस साइकिल का नाम जो है ना कि एक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, और उस वैज्ञानिक का नाम है क्रेब्स। एक क्रेब्स नामक वैज्ञानिक था जिसके नाम पर रख दिया गया है क्रेब्स चक्र। देखिए साइकिल को हिंदी में चक्र कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है क्रेब्स चक्र। यानी कि क्रेब्स नामक वैज्ञानिक था और उस वैज्ञानिक के नाम पर ही रख दिया गया। तो देखिए कि हमने फेफड़ा से ऑक्सीजन ले लिया, फेफड़ा से ऑक्सीजन कौन ले लिया? माइटोकांड्रिया ले लिया, और जो है कि यहाँ पर क्रेब्स साइकिल चला। क्या चला? क्रेब्स साइकिल। जैसे ही क्रेब्स साइकिल चलता है हमारे शरीर के अंदर यानी कोशिका के अंदर, तो जैसे ही क्रेब्स साइकिल चलता है ना तो 38 एटीपी का निर्माण होता है। अब आपको लगेगा कि एटीपी क्या है, तो समझिएगा कि 38 एटीपी का निर्माण होता है, यानी कि 38 एटीपी। देखिए एटीपी का फुल फॉर्म होता है एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैं यहाँ पर लिख देता हूं एड्रोसिन, एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। तो देखिए कि एटीपी का फुल फॉर्म होता है एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट, एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो देखिए जैसे ही O2 यानी कि ऑक्सीजन माइटोकांड्रिया लिया, उसके बाद क्रेब्स चक्र चला। क्रेब्स चक्र चलने के बाद जो है कि 38 एटीपी का निर्माण होता है, और जैसे ही 38 एटीपी का निर्माण होता है उसके बाद बन जाता है, क्या बन जाता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका? एक ग्लूकोज। यानी कि हमारे कोशिका के अंदर यदि माइटोकांड्रिया ऑक्सीजन ले लिया है तो क्रेब्स चक्र चलेगा, और क्रेब्स साइकिल चलने के बाद जो है कि 38 एटीपी का निर्माण होगा, और जैसे ही 38 एटीपी का निर्माण होगा तो एक ग्लूकोज बनेगा। अच्छा आप देखिए कि अगर आप समझिए कि आपके शरीर में ग्लूकोज नहीं बन रहा है, तो ग्लूकोज नहीं बन रहा है इसका मतलब आपको समझना है कि एटीपी का निर्माण नहीं हो रहा है। अगर एटीपी नहीं बन रहा है तो आपको समझना है कि यानी कि हमारे शरीर के अंदर कोशिका के अंदर जो है कि क्रेब्स चक्र नहीं चल रहा है। इसके बाद आपको देखना है कि यानी कि ऑक्सीजन नहीं। तो आपका मुख्य बात क्या हो गया कि आपके अंदर अगर शरीर में ग्लूकोज नहीं बन रहा है, इसका मतलब कि आप ऑक्सीजन सही से नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप ऑक्सीजन सही से लेते हैं तो फेफड़ा ऑक्सीजन को स्टोर करता और माइटोकांड्रिया उससे ऑक्सीजन ले लेता, क्रेब्स चक्र चलता, उसके बाद 38 एटीपी का निर्माण होता और जो है कि एक ग्लूकोज बनता। और जैसे ही ग्लूकोज बनता है हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाता है? एनर्जी मिलने लगती है। क्या मिलने लगती है? एनर्जी। यानी कि एक ग्लूकोज से क्या हमको एनर्जी मिलने लगी, यानी इसीलिए हम कहते हैं देखिए ग्लूकोज जो है ना, एक ग्लूकोज बनने के कारण ही माइटोकांड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। इसको क्या कहा जाता है? सेल ऑफ पावर ऑफ कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि कोशिका का पावर हाउस क्या कहा जाता है? या इसी को शक्ति गृह कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? शक्ति गृह। कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का गृह, कोशिका का गृह कहेंगे। तो देखिए माइटोकांड्रिया, देखिए माइटोकांड्रिया जो है ना इसका खोज कब हुआ था? अब ये समझिए। तो माइटोकांड्रिया का खोज हुआ था 1886 ईस्वी में। कितना में? 1886 ईस्वी में। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था अल्टमैन। क्या नाम था?
अल्टमैन। तो देखिए कि अल्टमैन वैज्ञानिक था जिसने माइटोकांड्रिया को खोजा। देखिए माइटोकांड्रिया को खोजा इसने, लेकिन इसने माइटोकांड्रिया नाम नहीं दिया था, इसका नाम दिया था बेंडा ने। देखिए एक बेंडा नामक एक वैज्ञानिक था और उस वैज्ञानिक जो है ना कि इसको देखा, लेकिन खोजा किसने? अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में माइटोकांड्रिया को खोजा, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ये माइटोकांड्रिया है, उसने सिर्फ खोज दिया, खोज करके छोड़ दिया। जैसे मान लिया जाता है कि हम कोई चीज काम कर रहे हैं, जैसे दो रंग को मिलाते हैं, मान लिया जाए कि एक वायलेट रंग ले लिए और एक जो है कि ग्रीन रंग ले लिए। तो देखिए ये दो कलर हमने लिया, वायलेट और ग्रीन, और इन दोनों को आपस में हम मिक्स कर दिए एकदम बेहतरीन ढंग से, अच्छे ढंग से। तो बताइए कि इसके बाद जो कलर बनता है, क्या हम उसका नाम दे पाएंगे? नहीं, क्योंकि उसका कलर का नाम हमको पता ही नहीं है। तो देखिए बनाना तो हम बना दिए, तो बनाए तो कब बनाई वो डेट आ गया, यानी कि इस डेट में जो है ना कि अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में माइटोकांड्रिया को खोजा, लेकिन इसने खोज दिया, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि ये क्या है। इसने खोज दिया, ये बता दिया कि सेल के अंदर ये पाया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया कि इसका नाम क्या है। तो बेंडा नामक एक वैज्ञानिक आया और 1890 के करीब तो बेंडा नामक वैज्ञानिक आया और उसने बताया कि ये जो है ना ये माइटोकांड्रिया है। क्या है? इसने बताया माइटोकांड्रिया। देखिए जब आप घर बनाते हैं तो देखिए कि अंदर का दीवार जो होता है ना उसको साफ सुथरा रखते हैं, अंदर का दीवार जो होता है उसको प्लास्टर वगैरह करा लेते हैं, तो बाहर के दीवारों को वैसा ही छोड़ देता है। तो उसी प्रकार से आप देखेंगे कि माइटोकांड्रिया जो है ना, ये समझिए कि माइटोकांड्रिया है, और ये माइटोकांड्रिया की जो आंतरिक दीवार है ना, जो अंदर वाला दीवार आपको दिख रहा है, जो मैं ऐसे ऐसे कर दे रहा हूं, तो ये आंतरिक दीवार का नाम अलग से एक रखा गया है। तो माइटोकांड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। तो माइटोकांड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकांड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकांड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है कि माइटोकांड्रिया के बारे में समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं गोल्जी बॉडी की ओर। किसकी ओर? गोल्जी बॉडी। तो चलिए इसको अब मैं मिटा दूं, अगर नोट डाउन नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। मिटा दूं? चलिए मिटा देते हैं। चलिए आप देखेंगे किसके बारे में? गोल्जी बॉडी। देखिए कि गोल्जी बॉडी को जो है ना कि गोल्जी एपरेटस के नाम से भी जाना जाता है, और हमने बताया भी कि गोल्जी बॉडी का जो काम है ना, ये क्या करता है? ये रूपांतरण का काम करता है, ले जाने और ले आने, यानी कि ये परिवहन यातायात में सहायक है। अगर बोला जाए कि यातायात में, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास एक कार है, तो हमारे पास कार वो किस काम का है? वो यातायात में सहायक है, या तो हमको कहीं ले जाएगा या तो हमको वहां कहीं से लाएगा। तो यातायात में सहायक कहने का मतलब यही होता है कि गोल्जी बॉडी जो है ना कि ये किसी को ले जाएगा और किसी को ले आएगा। तो देखिए कि गोल्जी बॉडी क्या है? गोल्जी बॉडी, या इसी को हम कहते हैं गोल्जी अपरेटस। क्या कहते हैं? गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस इसी को कहा जाता है। तो देखिए कि इसका खोज जो है ना, इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज जो है ना कि इसी के नाम पर रखा गया है, और उसका नाम था कैमिलो गोल्जी। इसका खोज जो है ना कि वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, और उस वैज्ञानिक का नाम है कैमिलो गोल्जी। क्या है? कैमिलो गोल्जी। तो इसका नाम जो है कि वैज्ञानिक के नाम पर ही रखा गया है, कैमिलो गोल्जी। तो कैमिलो गोल्जी नामक एक वैज्ञानिक था जिसने इसको खोजा और पता लगाया और बताया कि सेल के अंदर जो है ना ये गोल्जी बॉडी भी एक पाया जाता है। सबसे पहले तो आपने देख लिया कि 1886 ईस्वी में जो है ना कि अल्टमैन ने क्या बताया कि अल्टमैन ने इसको खोज दिया, लेकिन बेंडा ने बताया 1890 के करीब कि यहाँ इसका नाम है माइटोकांड्रिया। अब देखिए कि गोल्जी बॉडी जो है ना कि कैमिलो गोल्जी क्या था? कैमिलो गोल्जी नामक एक वैज्ञानिक आया और उसने बताया कि कोशिका के अंदर जो है ना वो गोल्जी बॉडी भी है, और गोल्जी बॉडी का काम क्या है? परिवहन करना। ये क्या काम करता है? परिवहन का काम करता है। ये क्या काम करता है? यातायात में सहायक है। यातायात में सहायक है, यानी कि ले जाने और ले आने में क्या है? ये सहायक है, सक्षम है। तो आप समझ गए होंगे गोल्जी बॉडी के बारे में, और कुछ डिटेल नहीं जानना है तो गोल्जी बॉडी का मुख्य काम आप समझ गए कि ये यातायात में सहायक है, ये परिवहन का काम करता है, ले जाने और ले आने का काम करता है। अब हम समझते हैं वैक्यूल्स के बारे में। किसके बारे में? तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है कि गोल्जी बॉडी के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बताते हैं किसके बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताइए फटाफट से? तो वो होगा वैक्यूल्स। देखिए वैक्यूल्स, सवाल पूछा जाएगा कि वैक्यूल्स क्या सिर्फ जंतु में ही पाया जाता है या पादप में भी? सवाल होगा कि वैक्यूल्स जो होता है ये सिर्फ जंतु या पादप दोनों में पाए जाते हैं। तो देखिए वैक्यूल्स जो होते हैं ना ये दोनों में पाए जाते हैं। वैक्यूल्स जो होते हैं ये दोनों में, यानी कि जंतु और पादप दोनों में पाए जाते हैं। देखिए वैक्यूल्स को जो है ना, वैक्यूल्स को
वैक्यूल्स को हिंदी में रसधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? रसधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसधानी। मैं लिख देता हूं। तो देखिए वैक्यूल्स का काम क्या है? वैक्यूल्स का काम क्या है? वैक्यूल्स को हिंदी में रसधानी कहा जाता है। ये क्या करता है ना कि पानी को स्टोर करके रखता है। क्या करता है? ये पानी स्टोर करता है। वैक्यूल्स क्या करता है? ये पानी को स्टोर करके रखता है। वैक्यूल्स का काम क्या है? पानी को स्टोर करके रखना। देखिए हमारे शरीर के अंदर जो है ना, हमारे शरीर के अंदर 65% पानी है। हमारे बॉडी में 65% पानी है। तो समझिए कि कितना 35%, यानी कि इन सब चीज जो है, यानी कि केवल और केवल 65% जो है ना अकेले। देखिए कोई भी चीज आप देखेंगे तो वो अपने आप में 100% होता है। मैथ्स भी आप बनाते होंगे अगर परसेंटेज का, तो अगर हम किसी क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं तो उसको अपने आप में हम मान लेते हैं कि वो 100% है। क्या है? 100% है। तो देखिए उसी प्रकार से आप समझिए कि ये जो हमारे बॉडी है, हमारे बॉडी में 65% जो है ना कि वो पानी है। तो देखिए क्या 65% केवल एक ही जगह है? अगर हम पेट मान लिया जाता है और इस पेट के अंदर एक बड़ा सा होल कर दिया जाए, तो होल करेंगे तो क्या इससे 65% पानी, अगर हम 65% मान रहे हैं यानी कि 65 kg, अगर केजी में बोले तो अगर क्या हमारे पेट के अंदर से 65 kg पानी निकल जाएगा? नहीं। देखिए हमारे बॉडी के अंदर 65% पानी है, लेकिन वो एक ही जगह नहीं, हमारे पूरी बॉडी में है, जो कि वैक्यूल्स जिसको कहते हैं। ये जो वैक्यूल्स है ना, ये वैक्यूल्स ही इस पानी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करके रखता है, यानी कि जगह जगह। देखिए मानव में, अगर जंतु में देखेंगे ना, वैक्यूल्स जो होता है ना वो सर्किल की तरह होता है। ये गोलाकार होता है। कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है, गोलाकार होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे पादप में, अगर आप पेड़ पौधों में देखेंगे तो वो जो होता है ना कि वो चौकोर होता है। पेड़ पौधों में जो होता है वो चौकोर होता है। ध्यान रहे, सवाल ये भी सवाल पूछेगा कि पादप की सबसे बड़ी वैक्यूल्स होती है या जंतुओं की। तो देखिए अब आप बताइए कि पादप ज्यादा बड़ा होता है या जंतु? पादप देखते हैं कितना बड़ा बड़ा पेड़ होता है, बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा पेड़ होता है, तो उसको ज्यादा पानी की जरूरत है, उसको हमेशा पानी नहीं मिलता रहता है। इसीलिए वो वैक्यूल्स में क्या करता है कि वो पानी को एब्जॉर्ब करके यानी स्टोर करके रखता है। लेकिन मानव क्या है? हर टाइम पानी पीते रहता है, जिसके वजह से इसको कम की भी जरूरत है। ये क्या है? इसमें जो है कि छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, जबकि पादप में बहुत ज्यादा बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं और वो चौकोर होते हैं। और जो है कि जंतु में कैसा होता है? गोलाकार सर्पिलाकार होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है कि वैक्यूल्स यानी कि रसधानी के बारे में समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं सेंट्रोसोम की ओर। किसकी ओर बढ़ेंगे? सेंट्रोसोम। किसकी ओर? सेंट्रोसोम। चलिए इसको मिटा दूं। चलिए मिटा देते हैं। देखिए अब आप ध्यान से देखेंगे कि सेंट्रोसोम के बारे में, किसके बारे में देखेंगे? सेंट्रोसोम। इसको अब मैं मिटाता हूं और सेंट्रोसोम के बारे में आप देखेंगे। देखिए गौर से नोट डाउन करते रहेंगे, नोट डाउन करते रहेंगे, भागेंगे नहीं। देखिए सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रोसोम। देखिए सेंट्रोसोम को हिंदी में तारक काय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी नाम और उटपटांग है, इसीलिए आप अंग्रेजी ही याद रखेंगे और दोनों याद कर लेंगे तो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। अगर ये याद रखेंगे तो बेटर, ये याद करेंगे तो बेस्ट हो जाएगा। तो देखिए आपने देखा सेंट्रोसोम, क्या देखा? सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम को हिंदी में तारक काय कहा जाता है। देखिए सेंट्रोसोम की खोज जो है ना, इसकी खोजकर्ता जो है ना वो बोबरी नामक वैज्ञानिक था। कौन था? बोबरी नामक वैज्ञानिक था जिसने सेंट्रोसोम को खोजा। किसको खोजा? सेंट्रोसोम को किसने खोजा? बोबरी नामक एक वैज्ञानिक था और उसने सेंट्रोसोम को खोजा। किसको खोजा? सेंट्रोसोम। देखिए सेंट्रोसोम का काम क्या है? ये जो कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम है, इसका काम क्या है? इसका काम ये है, ये क्या करता है? सेल डिवीजन करता है। क्या करता है? सेल डिवीजन करता है, यानी कोशिका विभाजन करता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में विभक्त हो जाना, यानी 1 से 2 बन जाना, फिर 2 से फिर 2 बन जाएगा, फिर 2 से फिर 2 बन जाएगा, फिर इससे 2 बन जाएगा, फिर इससे 2 बन जाएगा। इसी तरीके से इसका काम क्या है कि सेल डिवीजन करना। क्या करना है? सेल डिवीजन करना। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं गए और जो है कि वहां पर आप मार खा गए। क्या खा गए? मार खा गए। जैसे मान लीजिए कि ये आप है। क्या है? आप है। तो आप जो है ना यहाँ पर गए और आपने मार खाया, तो इस जगह पर आपने मार खाया। मान लीजिए कि ये आपका हाथ है और इस हाथ पर आपको अगर एक डंडा अगर कस के, डंडा से अगर कस के लग जाए तो यहाँ पर आपका क्या होता है? वहां पर आपका काला हो जाता है। काला पड़ जाता है कि नहीं? काला पड़ जाता है। अगर मार खाए होंगे तो देखे होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका काला पड़ जाता है। तो काला पड़ जाता है ना, तो वहां की कोशिकाएं जितनी होती है ना, यानी कि जितना जगह में आपका काला पड़ा ना, तो उतना में कि जो जितना में आपका काला पड़ा है वहां की कोशिकाएं मर चुकी है। क्या होती है? मर जाती है, जिसके वजह से वो काला पड़ जाता है। तो अगल बगल की जो कोशिकाएं होती है वो देखती है कि यहाँ पे क्या हुआ, भगदड़ मचाए, तो यहाँ वहां पर आकर के वो देखती है कि यहाँ पर जो है ना कि कोशिका मरा हुआ है। तो अगल बगल की कोशिकाएं जो होती है लाइसोसोम, जब हम आगे बताएंगे लाइसोसोम के बारे में तो बताएंगे, वो क्या करता है? थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से छिड़क
छिड़क देता है, जिसके वजह से ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है। नहीं तो आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है, देखता है कि काला हो गया है तो कहता है ना कि आप क्या कीजिए ना कि जाकर के गर्म पानी से सेकिए। तो आप गर्म पानी से जाकर के सेकते हैं तो 2 से 4 दिन में आपका वो ठीक हो जाता है। यानी कि सेकने से क्या होता है कि अगल बगल की कोशिकाओं को खबर मिल जाता है। क्या मिलता है? खबर मिलता है कि देखिए यहाँ पर कुछ हुआ है, तो वो आकर के झांक कर देखता है कि यहाँ पे कुछ हुआ है, जिसके वजह से वो थोड़ा थोड़ा क्या करता है कि अपनी ओर से लाइसोसोम छिड़क देता है, जिसके वजह से यहाँ की कोशिकाएं धीरे 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 ठीक होने लगती है। लेकिन यही कोशिकाएं अगर मान लिया जाता है कि सेल डिवीजन की क्रिया अगर मान लिया जाता है कि ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोशिका मरा, जैसे मान लीजिए कि 100 कोशिका मरा, तो 100 कोशिका मरने के बाद ये 200 कोशिका बन गया चलेगा, 250 बन गया चलेगा, 300 बन गया चलेगा। लेकिन यही कोशिका अगर मान लीजिए कि 90 बन गए वो भी चलेगा, 80 बनेगा चलेगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोशिका 2.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख अगर इस टाइप से अगर कोशिका बनने लगे और लगातार इसका जो है कि यानी कि सेल डिवीजन की क्रिया रुकबे नहीं कर रहा है, यानी बढ़ते चला जा रहा है, तो इसी को हम कहते हैं कि कैंसर हो गया है। इसी को क्या कहते हैं कि कैंसर हो गया है। यानी कि हम कहते हैं कि क्या हो गया है, कैंसर हो गया है। तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और दिखाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है कि गामा रे मारता है। गामा रे का बहुत जो होता है, बहुत हार्ड रे होता है, वो मार करके क्या करता है कि यहाँ की कोशिकाओं को क्या करता है, उसको खत्म कर देता है, यानी जलाता है। जिसके वजह से अभी के समय में कैंसर तो ठीक भी हो जा रहा है और पहले के समय में देखिए जब कैंसर होता है ना, जब कैंसर होता है तो वो सबसे पहले बाल का झरना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? बालों का झरना स्टार्ट हो जाता है। देखिए एक बात और, सवाल पूछेगा कि क्या ब्रेन में कैंसर होता है, तो नहीं, ब्रेन में कैंसर नहीं होता है। ब्रेन में कैंसर नहीं होता है क्योंकि ब्रेन में सेल डिवीजन की प्रक्रिया नहीं होती, यानी कोशिका विभाजन नहीं होता है। ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है। लेकिन देखिए ये सवाल आता है कि ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है। तो जब ब्रेन में सेल डिवीजन यानी कि सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है और सेल डिवीजन की प्रक्रिया नहीं होती है, तो ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है, ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है। तो आइए समझते हैं कि ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है। देखिए ध्यान से देखेंगे कि देखिए हमारा जो ब्रेन होता है ना वो 90% न्यूरॉन सेल का बना होता है। 90% किसका बना होता है? न्यूरॉन सेल का बना होता है। हमारे ब्रेन के अंदर 90% न्यूरॉन सेल का बना होता है और 10% गिलियल सेल का बना होता है। किसका? 10% गिलियल सेल। तो देखिए वही गिलियल सेल जो होता है ना 10% 90% न्यूरॉन सेल होता है और 10% गिलियल सेल होता है। और इसी गिलियल सेल के अंदर जो है ना कि सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसी गिलियल सेल के अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है। अब देखिए जहां सेंट्रोसोम पाया जाएगा वहां सेल डिवीजन होगा कि नहीं, तो इसी की वजह से सेल डिवीजन होता है। तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर हो गया है। क्या हो गया है? ब्रेन ट्यूमर। तो मतलब ये मत समझिए कि ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर को ब्रेन कैंसर से मैच नहीं करेंगे क्योंकि ब्रेन में कैंसर कभी होता ही नहीं है, क्योंकि वहां सेल डिवीजन की प्रक्रिया नहीं होती है। इसी कारण देखते हैं अगर आपके सर में हल्का चोट लग जाएगा चलेगा, थोड़ा और लग जाएगा चलेगा, फूट जाएगा चलेगा, ब्लड बहने लगेगा चलेगा। अगर मान लीजिए कि एक मेनिंजाइटिस नामक एक परत होता है, अगर उसमें अगर उसको फोड़ करके अंदर चला जाएगा चलेगा। लेकिन अगर ब्रेन के अंदर अगर ज्यादा चला जाएगा ना, तो जहां अगर मान लीजिए कि न्यूरो में क्या है 90% जो ये न्यूरो सेल है, अगर इसके अंदर अगर चला जाएगा ना तो फिर क्या होता है, वो ठीक नहीं हो पाता है। इसी की वजह से पुलिस कहता है कि हेलमेट पहनने के लिए, क्या कहता है पुलिस, हेलमेट पहनने के लिए इसीलिए कहता है कि अगर ब्रेन के अंदर आपको अंदर अगर चोट लग जाएगा ना तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप लोग जो है कि कभी भी अगर गाड़ी चलाएंगे तो क्या करेंगे, हेलमेट पहन करके चलाएंगे। ठीक है, ध्यान से याद रखेंगे क्योंकि वहां सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है और सेल डिवीजन की प्रक्रिया नहीं होती है। अब हम इसके बाद समझेंगे किसके बारे में, लाइसोसोम के बारे में। किसके बारे में समझेंगे? लाइसोसोम के बारे में। तो देखिए मुझे उम्मीद है कि आप जो है कि इसके बारे में, सेंट्रोसोम के बारे में समझ गए होंगे। तो अब मैं इसको मिटा करके जो है कि लाइसोसोम के बारे में बताता हूं। तो चलिए इसको मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। देखिए सवाल यह भी पूछता है कि हमारे शरीर में सबसे तेजी से कोशिका विभाजन, सबसे तेजी से कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन जो होता है ना वो लीवर में होता है। किसमें होता है? लीवर में होता है। देखिए मैं बता देता हूं कि लीवर किस साइड होता है। आप देखिए मैं जैसे खड़ा हूंगा उसी तरीके से आप खड़ा होकर के आप देखेंगे। देखिए आप ध्यान से देखेंगे, देखिए हम जिस तरीके से खड़े हैं यहां पर अगर आप अपने दाहिना साइड देखेंगे ना तो दाहिना साइड पेट में देखेंगे नीचे की ओर, इस साइड की ओर, तो वहां पर आपका होता है लीवर। क्या होता है? लीवर। यानी कि लीवर जो होता है वो दाहिना साइड होता है और हमारा शरीर के अंदर सबसे तेजी से जो कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन होता है तो वो लीवर में होता है। किसमें होता है? लीवर में होता है सेल डिवीजन। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन, सबसे तेजी से सेल डिवीजन, सेल डिवीजन यानी कि सबसे तेजी से कोशिका विभाजन किसमें होता है?
किसमें होता है, ध्यान से रखेंगे कि लीवर में होता है। और अगर ये पूछे कि वह हमारे शरीर में वह कौन सा अंग है जहां कोशिका विभाजन होता ही नहीं, ब्रेन। क्या है, ब्रेन। ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है। हमने बताया कि ब्रेन के अंदर 90% न्यूरो सेल होता है और जो है कि 10% गिलियल सेल होता है। 10% क्या होता है, गिलियल सेल। और इसी गिलियल सेल के अंदर जो होता है ना, इसी में सेंट्रोसोम पाया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है तो सेल डिवीजन होता है। और ज्यादा सेल डिवीजन हो जाता है तो उसी को हम कहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर हो गया। ब्रेन कैंसर कभी नहीं बोलेंगे, ब्रेन ट्यूमर हो गया है। तो चलिए अब हम समझते हैं लाइसोसोम के बारे में। देखिए नोट डाउन करते चलेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे और जो है कि ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। तो चलिए देखिए क्या है लाइसोसोम। देखिए कि लाइसोसोम का काम क्या है। लाइसोसोम, देखिए हमारे शरीर के अंदर जो ये लाइसोसोम है, यानी कोशिका के अंदर जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम क्या है, ये अंग है, कोशिका का क्या है, एक अंग है। तो लाइसोसोम का काम क्या है, देखिए लाइसोसोम का काम ये है कि मान लीजिए कि हमारे कोशिका के अंदर लाइसोसोम, सबसे पहले समझिए कि लाइसोसोम का खोज किसने किया था। देखिए इसका खोज जो है कि डी डुबे, किसने, डी डुबे, नाम थोड़ा उटपटांग है। तो देखिए कि लाइसोसोम का खोज जो है कि एक वैज्ञानिक ने किया था जिसका नाम था डी डुबे। तो डी डुबे ने लाइसोसोम का खोज किया, डी डुबे ने लाइसोसोम का खोज किया, बताया कि कोशिका के अंदर जो है ना कि लाइसोसोम भी पाया जाता है। और देखिए कि लाइसोसोम का काम क्या है, लाइसोसोम जो है ना इसका काम क्या है। तो देखिए लाइसोसोम क्या करता है कि अगर कोशिका के अंदर अगर कोई अंग काम करना बंद कर दे, जैसे मान लीजिए कि सेंट्रोसोम काम करना बंद कर दे, सेंट्रोसोम काम करना बंद कर दे, आपको चोट लग गया बहुत ज्यादा और सेंट्रोसोम काम नहीं कर रहा है, यानी कि सेल डिवीजन हो ही नहीं रहा है, सेल डिवीजन हो ही नहीं रहा है, तो न्यूक्लियस क्या करता है। देखिए न्यूक्लियस जो है ना ये आप जो है कि पेरेंट्स के समान समझिए। जैसे आपके घरों में पेरेंट्स होते हैं ना, माता पिता, उनके आज्ञा जैसे बोले हैं कि एक गिलास पानी लाओ तो आप लोग ला करके देते हैं। तो देखिए कि एक गिलास पानी मतलब कि ला करके देना, तो उसी प्रकार से न्यूक्लियस जो है ना इन सभी का पेरेंट्स का काम करता है। ये क्या करता है, पेरेंट्स का काम। तो इसका ये ऑर्डर करता है, ये क्या करता है, ऑर्डर करता है। न्यूक्लियस ऑर्डर करेगा कि सेंट्रोसोम काम नहीं कर रहा है तो लाइसोसोम क्या करेगा कि ये जाकर के छिड़क देगा। लाइसोसोम छिड़क देता है, यह एक क्या होता है, एंजाइम होता है। लाइसोसोम क्या होता है, यह एक एंजाइम होता है, जो क्या होता है, यह एक एंजाइम होता है। तो ये जाकर के इस पर छिड़क देता है जिसकी वजह से वो सेंट्रोसोम ठीक हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, यानी कि हम लाइसोसोम समझेंगे यह एक एंजाइम होता है। क्या होता है, एंजाइम होता है। तो देखिए कि लाइसोसोम यह एक एंजाइम होता है, इसका खोज जो है कि डी डुबे ने किया था। अगर लाइसोसोम देख लीजिए, इसको जो है कि अगर मान लीजिए कि कोई अंग काम करना बंद कर देता है तो ये क्या करता है कि उस अंग पर जो है ये छिड़क देता है, लाइसोसोम छिड़क देता है, एंजाइम है ये छिड़क देता है जिसकी वजह से वो काम करना चालू कर देता है। अगर मान लीजिए कभी कभी रेयर केस में क्या होता है कि कोशिका के अंदर का कोई भी अंग नहीं काम करता है, यानी कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम कहता है माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा नहीं बनाएंगे, गोल्जी बॉडी क्या करता है कि हम यातायात यानी कि परिवहन नहीं करेंगे, वैक्यूल्स क्या कहता है कि हम पानी को जमा नहीं करेंगे, सेंट्रोसोम क्या कहता है कि हम सेल डिवीजन नहीं करेंगे, लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है, कहता है कि हम जो है कि इसको आंतरिक सुरक्षा नहीं देंगे, राइबोसोम क्या कहता है कि हम प्रोटीन नहीं बनाएंगे, जिसके वजह से न्यूक्लियस ऑर्डर कर देता है, न्यूक्लियस ऑर्डर करता है कि सारे में यानी कि खुद को, तो उस समय जो क्या करता है कि लाइसोसोम ये खुद को फाड़ लेता है। लाइसोसोम जैसे मान लीजिए ये खुद को क्या कर देगा, ऐसे मार दीजिए कि फाड़ दीजिए, तो ये लाइसोसोम अपने आप को फाड़ लेता है। इसी कारण हम इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली, किसको, लाइसोसोम को जो है कि इसी कारण हम कहते हैं आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, किसको, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, किसको, लाइसोसोम को। और इसी को या तो कहेंगे एटम बॉम्ब कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एटम बॉम्ब कहा जाता है, किसको, लाइसोसोम को। अब देखिए अब आप जो है कि लाइसोसोम के बारे में समझ गए होंगे कि अगर कोशिका के अंदर का कोई भी अंग काम करना बंद कर दे तो वो लाइसोसोम उस पर छिड़क करके क्या करता है, उसको ठीक कर देता है। अगर कोशिका के अंदर का सारा अंग काम करना बंद कर दे तो न्यूक्लियस ऑर्डर करता है, तो ये क्या करता है, लाइसोसोम ये खुद को फाड़ लेता है और फट करके क्या करता है कि ये तो आत्महत्या की थैली कहलाता है या इसी को एटम बॉम्ब कहते हैं। अब हम समझते हैं ईआर के बारे में कि ईआर क्या है। देखिए ईआर को फुल फॉर्म बोलेंगे तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे। देखिए अब हम किसके बारे में समझेंगे, अब हम समझेंगे ईआर के बारे में। देखिए ईआर शॉर्ट में है, शॉर्ट में इसको ईआर कहते हैं, इसी को मैं लिख देता हूं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए इसी को अगर आप हिंदी में कहेंगे ना तो हिंदी में इसको कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका। यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? जैसे देखिए हमारा घर जो बना होता है वो क्या होता है हमारा, जैसे मान लीजिए कि यह एक छत है। यह क्या है? यह एक छत है। तो देखिए ये जो छत है ना, क्या ये डायरेक्ट है या किसी पे रुका हुआ है? किसी पे रुका हुआ, या तो दीवार होगा, या तो दीवार होगा चारों साइड से, और नहीं तो पिलर होगा। क्या होगा? पिलर होगा। तो देखिए ये जो पिलर है ये क्या, ये इस छत को रोक के रखा है कि नहीं? ये रोक के रखा है। यानी कि ये हमारे घर के छत जो है ना उसको ये आंतरिक सुरक्षा दे रहा है। क्या ये बाहर से सुरक्षा दे रहा है? बाहर से सुरक्षा दे रहा है? नहीं, ये हमारे घर के छत को जो है ये आंतरिक सुरक्षा दे रहा है अंदर से। उसी प्रकार से समझिएगा कि ये जो हमारा ये क्या है, ये जो हमारा कोशिका है यानी सेल है, तो इस सेल के अंदर जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना ये आंतरिक सुरक्षा देता है। यानी आंतरिक सुरक्षा कहने का मतलब है कि उसको पचकने से बचाता है, कोशिका को पचकने से। जैसे मान लीजिए कि एक बलून है और उस बलून में पानी भर दीजिए, तो पानी भरने से क्या ये उसको अगर पक्का पर रखेंगे तो कभी इधर कभी उधर घुलता है कि नहीं? उसी प्रकार से अगर हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को निकाल देंगे कोशिका के अंदर से तो कोशिका होगा कभी इस साइड कभी उस साइड जाते रहेगा, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में चला जाएगा। इसी कारण जो है कि कोशिका के अंदर जो है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। अगर मान लिया जाए कि इस हम पिलर को यानी घर के पिलर को, चारों पिलर को हटा देंगे, क्या वो छत वैसा ही रह जाएगा कि नीचे आएगा? नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर कोशिका के अंदर का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकाल देंगे ना तो वो केवल और केवल बलून के जैसा हो जाएगा। किसका हो जाएगा? बलून। यानी कि जिस टाइप से आप बलून में जो है कि पानी भर देंगे ना उसी के जैसा कौन सा हो जाएगा? कोशिका हो जाएगा हमारा। अब देखिए मुझे उम्मीद है कि आप जो है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में समझे होंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना ये कोशिका का आंतरिक कंकाल कहलाता है। इसी कारण हम कहते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना ये कोशिका का आंतरिक कंकाल है। क्या है? आंतरिक कंकाल। यानी कि ये हड्डी का काम करता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर कितने पिलर है? 206 पिलर है, जिसको हम लोग आप लोग जो है कि हड्डी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हड्डी के नाम से। अगर हमारे शरीर के अंदर से 206 पिलर को यानी कि 206 हड्डियों को अगर निकाल दिया जाए, क्या ये हमारा शरीर इसी टाइप से रहेगा? नहीं रहेगा। जैसे मैंने बताया ना बलून के जैसा हो जाएगा हमारा शरीर भी, यानी कि कोशिका जैसा हो जाएगा अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बाहर कर देंगे तो। अब देखिए अब हम समझते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना ये दो टाइप्स का होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो टाइप्स का होता है। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूं, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा रफ। देखिए स्मूथ को मैं शॉर्ट में एस लिख देता हूं, यानी कि SER और यहाँ पर हो जाएगा कि RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए कि SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? ये वसा का निर्माण करता है, यानी कि चर्बी। आम भाषा में हम लोग किसके बारे में जानते हैं? चर्बी के बारे में। यानी ये वसा का निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलेगा? चावल खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट। चावल खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट तो चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये आपने देखा कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना ये वसा का निर्माण करता है। दूसरी बात जो कि ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो रफ वाला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम। अब देखिए राइबोसोम जो है ना ये हमारे कोशिका के सबसे छोटा अंग है। सवाल पूछेगा कि कोशिका का सबसे छोटा अंग राइबोसोम, कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग क्या है? राइबोसोम है। लेकिन राइबोसोम क्या होता है? ये रफ साइड में पाया जाता है, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ साइड में राइबोसोम पाया जाता है। और जहां भी राइबोसोम पाया जाएगा ना वहां पर प्रोटीन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? जहां भी राइबोसोम होगा वहां प्रोटीन का निर्माण होगा। जहां भी राइबोसोम होगा वहां प्रोटीन का निर्माण होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में समझ गए होंगे। अगर नोट डाउन कर लिए तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले। चलिए मिटा दूं, चलिए मिटाते हैं। अब हम समझेंगे राइबोसोम के बारे में, उसके बाद न्यूक्लियस होगा। तो देखिए ध्यान से देखेंगे अब क्या होगा? राइबोसोम। देखिए चलिए अब क्या है? राइबोसोम। देखिए राइबोसोम जो है ना ये हमने क्या बतलाया कि राइबोसोम जो है ना ये प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? राइबोसोम जो है ना ये प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम जो है ये हमारे कोशिका के अंग का, कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग। सवाल पूछेगा कि कोशिका का सबसे छोटा अंग जो है ना वो राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है, राइबोसोम है। सबसे छोटा अंग, सबसे छोटा
अंग कौन सा है? राइबोसोम है। देखिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। समझ गए होंगे? फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है और ये कोशिका के अंदर का यानी कि कोशिका का सबसे छोटा अंग है। अब हम समझते हैं न्यूक्लियस के बारे में। देखिए न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रक कहा जाता है। देखिए न्यूक्लियस का काम क्या है? न्यूक्लियस हमने बताया कि ये जो न्यूक्लियस है ना, ये ऑर्डर का काम करता है। ये क्या करता है? ऑर्डर देता है। यानी कि मेन जो है ना, यही न्यूक्लियस को जो है ना कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है। इसका 80% भाग जो होता है ना, 80% भाग प्रोटीन का बना होता है न्यूक्लियस का। देखिए और जहां भी ज्यादा प्रोटीन होगा उसका दिमाग ज्यादा होगा कि नहीं होगा? क्या यहाँ वैक्यूल्स के पास ज्यादा दिमाग है? यहाँ क्या इसके पास प्रोटीन है? नहीं है। ये क्या करता है? केवल और केवल पानी को जमा करता है। माइटोकॉन्ड्रिया केवल ऊर्जा बनाता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है? स्थानांतरण, परिवहन यानी यातायात का काम करता है। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन का काम करता है। लाइसोसोम क्या करता है कि ये एंजाइम छिड़क देता है। यहाँ आपने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आंतरिक सहायता प्रदान करता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। तो आपने देखा कि न्यूक्लियस को केंद्रक कहा जाता है और इसका 80% भाग जो होता है ना वो प्रोटीन का बना होता है। इसीलिए न्यूक्लियस को जो है ना कि कोशिका का ब्रेन क्या कहा जाता है? कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। कोशिका का ब्रेन यानी कि दिमाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का ब्रेन। जिस प्रकार से आप कंप्यूटर में जानते हैं कि नहीं कि कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है? सीपीयू। उसी प्रकार से आप समझिए कि कोशिका का ब्रेन जो है ना वो न्यूक्लियस को कहा जाता है, जिसका 80% भाग जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है कि कोशिका के बारे में समझ गए होंगे। कल का जो क्लास होगा वो लवण के बारे में बताएंगे, जिसको अंग्रेजी में प्लास्टिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लास्टिड। लवण के बारे में बताएंगे कि लवण जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और जो है कि क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। देखिए हरित लवक, वर्णित लवक, अवर्णित लवक और इनके विशेषताओं को बताएंगे कि वर्णित लवक और जो है कि अवर्णित लवक और ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट जो है कि इसका काम क्या क्या है हमारे शरीर कोशिका के अंदर। तो कोशिका का क्लास अभी 3-4 क्लास चलेगा, तब जाकर के कोशिका समाप्त होगा यानी कि सेल समाप्त होगा। इसके बाद हम बताएंगे किसके बारे में? उत्तक के बारे में यानी कि टिश्यू के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है कि पार्ट ऑफ सेल समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।